नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 102 तक करा दिया था, ठीक है। अब 103 से शुरू करते हैं। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, ठीक है ना। और इसका मैंने आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो फ्रेंड्स देखिए 100 नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे। चार ऑप्शन है, फ्रांस, चीन, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ठीक है ना। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की भी सहायता ली। उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 104। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। अकबर, अशोक या फिर आइए आगे देखते हैं चाणक्य या डी टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टोडरमल, ठीक है। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने 1580 ईस्वी में टोडरमल बंदोबस्त आईने द सारा नामक नई कर प्रणाली शुरुआत की, जिसका वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 105। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन ए, सेंट्रल असेंबली बम कांड में, ठीक है ना। देखिए भगत सिंह और उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड में मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था। साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और उनके खिलाफ मुकदमा 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिलिंटन की अदालत में चला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी, जिम्मरमैन योजना। तो यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत स्थापित की गई थी। इसका आयोजन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्देश्य विदेशों में चल रहे भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था, ठीक है ना। हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्त दिलाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, सूर्य सेन को। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है। सूर्य सेन जी को 23 दिसंबर 1923 को चट्टगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटने एवं चट्टगांव आर्मरी रेड की सफलता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये चट्टगांव के नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 108, ठीक है। सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। तो ऑप्शन डी, विनोबा भावे, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। इस आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसमें जो इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से किया जाने लगा। इसका एक अन्य उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी, जॉन बैप्टिस्टा, ये सदस्य नहीं था। जॉन बैप्टिस्टा भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन के यूनाइटेड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष
तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। पहला, संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश का भारत के चुने प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना। दूसरा है संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना। तीसरा है देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारिणी परिषद का गठन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्न व्यक्तियों में से किसने जो है 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोरमेट सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से जो है अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? जो पाकिस्तान उसका नाम किसने प्रस्तावित किया था? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर इसका मुझे लग रहा है कि बी होगा। देखिए सही है, चौधरी रहमत अली। इसको पढ़ लेते हैं। वर्ष 1932 से 1935 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था? तो मोपला विद्रोह बताना है 1919, 1909, 1921, 1934। तो आइए देखते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार खां थे। भारत के केरल राज्य में मोपला मुसलमानों के द्वारा सन 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाया है। ठीक है, कहलाता है। मोपला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि केरल के मालाबार तट पर 1836 से 1922 तक सभी जागीरदार या भूस्वामी हिंदू थे और अधिकांश काश्तकार मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहा जाता था। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुसलमान थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो कौन सा नामक जो है चलाया था? तो ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया था। ठीक है ना, गोवा, दमन और दीव के पुर्तगालियों को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों से। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। 19 दिसंबर देश के इतिहास में वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया था। 19 दिसंबर को याद रखिएगा दोस्तों। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत सरकार की बार बार आज़ादी की मांग के बावजूद पुर्तगाली शासन इन इलाकों को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय की कार्रवाई शुरू हुई। 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चले इस युद्ध में 19 दिसंबर को भारत ने गोवा को आज़ाद करा लिया। अगला क्वेश्चन है, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक जो है भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। कौन सा दोस्तों प्रस्ताव था? यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अगस्त ऑफर यानी कि अगस्त प्रस्ताव। इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान का तैयार करने के लिए दोस्तों भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में निम्न प्रावधान थे। पहला प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, और क्या था दोस्तों? देखिए, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। अगला है, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतया भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। अगला है, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन था। ठीक है, जब भारत सरकार अधिनियम पढ़ लेते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब अधिनियमित
किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन था। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी तक रहा। इसके समय में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स पूछेगा आपसे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलिंगटन था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। गांधी जी ने दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 115 क्वेश्चन का, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी हुए। इन्होंने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त। डिटेल में पढ़ लेते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान, कौन सा बिल है दोस्तों? पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं अपितु अपने उद्देश्य को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस हो रहा था और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था बल्कि उद्देश्य को सरकार एवं जनता के तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किस दिन दिया था? 8 अप्रैल 1929 को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था और इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अंततः कंपनी शासन का अंत इस अधिनियम द्वारा कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम थी और इस उद्घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया था कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को यह भी विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीन क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? किस वायसराय के दौर में? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग के दौर में, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय और सदर अदालत को जो समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था? तो ऑप्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन ए भूदान आंदोलन था। इसको पढ़ लीजिए डिटेल में। संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में भूदान आंदोलन आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गाँव में मिला था। विनोबा भावे की पद यात्राएँ करते और गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे, ठीक है ना। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है।
या फिर यहाँ पर देखिए बी दिया है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्व संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि ए और बी दोनों जो है वो सही हैं, ठीक है ना। देख लीजिए इसको क्या क्या प्रावधान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 27 में, क्या क्या प्रावधान था। देखिए पहला प्रावधान था इसमें भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दूसरा है इस अधिनियम में भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इस कानून में जो है ब्रिटेन में भारत मंत्री का पद जो है समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है ना। तो दोस्तों अब ये आपके लिए जो है होमवर्क का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? मैडम कामा, अरोड़ा आसफ अली, सुचिता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसको जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।